तू कहियो धरा गले ना मूड में, सब रंगदारी झाड़ दो 1 मिनट में तोरा हम देख ली वाला। अब की फगुनिया हमको बरियार मिली है, लंबा समय तक चलेगी। सबसे दबा के तोड़े लगल है, चप गल जाके। आ सबसे हल्का एक लगल है, एक मारे में संतुष्टि हमारा न हो। शांति बैठो, क्लास पर ध्यान दो। कल भके और है, अगर कल हम क्लास लिए होते तो आज ये खत्म हो जाता। नहीं हम लिए थे, कुछ निजी परिस्थितियों के कारण हम क्लास नहीं ले पाए थे। तो आप लोग शांत बैठे, हम चैप्टर पे आ जाएं। तू देखो छुटकी, तू बीच में आई है आधा साल बाद, तो थोड़ा सा तुमको दिक्कत होगी, लेकिन रहो कंटिन्यू तो क्लियर हो जाएगा। मेहनत करना पड़ेगा तुमको थोड़ा सा ज्यादा। एग्जाम नहीं देना है 27 में 2 बार पढ़ेगी तू तो गर्दा कर। तो आधों से पार हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन ये सब हुआ है तब, अभी तो हो ही नहीं रहा है ना, 9th में हो गया है। अच्छा चलो छोड़ो जो है। अब इधर देखो, आज हम लोग को थोड़ा बहुत पढ़ना है चिपको आंदोलन। हाँ, चिपको मूवमेंट। ठीक, अब देखो चिपको मूवमेंट आप बुक में देखिएगा तो लिखा हुआ है कि हुआ 1972 में और उत्तर प्रदेश में। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो वहां पे उत्तर प्रदेश नहीं आएगा, वहां पे आएगा उत्तराखंड। उसका वजह यह है कि ये आंदोलन हुआ है तुमको 1972 में, और तब वो हुआ करता था क्षेत्र उत्तर प्रदेश के हिस्सा। लेकिन 9 नवंबर 2002 को उत्तर प्रदेश को काट के एक नया राज्य बनाया गया, और उस राज्य का नाम रखा गया उत्तराखंड। और जहां पे चिपको आंदोलन हुआ था वो जगह भी कहाँ है? उत्तराखंड वाले क्षेत्र में है। इसीलिए पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था, तो क्या बताना है? उत्तराखंड। लेकिन जिस टाइम पे हो रहा था उस समय उसका नाम क्या था? उत्तर प्रदेश का ही वो हिस्सा था। ठीक, तो बुक में तुम्हारा उत्तर प्रदेश है, लेकिन ये कब हुआ है? ये हुआ कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक, उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय क्षेत्र में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, ये हम लोग पहले चैप्टर में ही पढ़ लिए हैं। ठीक, कि किनका नेतृत्व में हुआ है, कहाँ हुआ है, यहाँ पढ़ लिए, कब हुआ है वो जान गए। ये 3 चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन कब हुआ, कहाँ हुआ, और किसने इसका नेतृत्व किया। ठीक, यही 3 यहाँ से याद रखना है। और 1972 में अनपढ़ जनजातियों के साथ मिलकर के आंदोलन वो शुरू किए थे। आंदोलन क्यों था? तो वहां के स्थानीय लोग ठेकेदारों की कुल्हाड़ी से हरे भरे पौधों काटते देख उसे बचाने के लिए ऐसे करके पेड़ को ही पकड़ लिए। बोले अगर तुमको पेड़ काटना है तो पहले हमको काटना पड़ेगा, यानी पेड़ से जाकर के ऐसे चिपक गए। इसीलिए इसको चिपको आंदोलन कहा जाता है। अगर सवाल पूछा जाए कि चिपको आंदोलन, इसे चिपको आंदोलन क्यों कहते हैं, चिपको आंदोलन को चिपको आंदोलन क्यों कहा जाता है, तो यही बात तुमको बतानी है। ठीक, अच्छा हमको लगा कि फिर से कहा पढ़ाएगा तू। हाँ, बता ही देंगे, बतावा सूरज। इधर देखिए, 2 दिन से जो टाइम बर्बाद करवाया है ना, संडे या मंडे गर्दा गर्दा कर दिए मास्टर साहब। न मैया मालिके के ऑर्डर था कि टाइम बर्बाद करो, लाते हुए हमारे घरे था। तो कहा ना 8 बजे कि अब जा रहे हैं घर है। तो भैया कहे कि मालिक कौन है? यार हमारा ऑर्डर है, चलो बैठो, टाइम पर बर्बाद करो, यहाँ बैठ के आज। रात भर रहा है, घरे से आ रहा है, हमारे घरे से वही खाना हुआ, वही सोना हुआ, वहीं से आना हुआ। रात 10-11 बजे दांत निपोड़ी हुआ है, कोई काम ना। हम दांत निपोड़ी करते करते ही अपन काम कर ले। वो बेचारा भोर में उठ के किया है, हमने सुध गए आधा किया है, आधा उठ के किया है। हम अपन आज सब कोई धोआया। सबसे पहले हमर बेइज्जती हुई, ओकरा बाद भैया धरैलन, आ जब भैया धरैलन तब भाभी कैसे बचपन वो धरैलन, आ वो दोनों से बचल न तो सूरज धर लिया इसको।
इसको मतलब कि 11 बजे रात तक इसका मजाक बना है। लगभग लगता है कि 9 बजे से इसका शुरू हुआ ना, तो 2 घंटा एकरे मजाक बना। ऐसा है ना कि हंसते हंसते पेट दर्द करने लगा सबके। बचा खाली सूरज, संडे के खाली हम धराए, मंडे के हमने 3-4 जन धराए, सूरज नहीं धराया है। भाभी ने धरल थी ना, भाभियों बेचारी के कल है, वो कारण कि हम आप लोग के पास ना बैठेंगे, हम जा रहे हैं। खाली बैठो ना यार, धराई लो। तो थोड़ा सा वही है कि परिवार जो खुशियां बांट रहे थे, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, लेकिन हम अपन काम किए हुए हैं। आज मेरा ये क्लास कल खत्म, आज खत्म हो जाता, कल ऑब्जेक्टिव करवा देते, लेकिन इसी वजह से नहीं हो पाया है। तो इधर देखिए, तो चिपको आंदोलन में इतने तुमको जानना है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो वन को बचाने के लिए कार्य किए हैं। जैसे अब चिपको आंदोलन के हम उदाहरण में ले ले, तो यहाँ पे जनजातियों का एक समुदाय है, अनपढ़ है, फिर भी वो पेड़ को बचाने के लिए अपना जान देने को भी तैयार था। तो वही हम लोग पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे है तुमको सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य को बंद करवाने के लिए कार्य करते हैं, ताकि बाघ जो है वो सुरक्षित रहे। खनन ये सब करने से उसको जो पर्यावरण चाहिए, जिस तरह का माहौल चाहिए, वो डिस्टर्ब होता है, और उसको डिस्टर्ब होने से उसका प्रजनन सब बेकार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर विलुप्त हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे ये काम कर रहा है। ठीक, ये भी राजस्थान के एक समुदाय, एक गांव के लोग हैं जो काम कर रहे हैं। उसके बाद आगे देखिए, सरिस्का रिजर्व बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन जीव संरक्षण, एक बात तो 2 बार लिखा है जी, हम भी ना गजब करते हैं। यहाँ देखिए आदिवासियों के बात करो तो हम लोग 8 में भी पढ़े हैं, 9th में भी आदिवासी को पढ़े हैं, और 10th में भी। यहाँ देखो आदिवासियों का सब कुछ होता है उसका जंगल, उसकी आवश्यकता के लगभग 90% की जो चीजें हैं वो कहाँ से पूर्ति होती है? जंगल से। जंगल उसके लिए समझो कि माँ के समान होते, आदिवासियों के लिए बिना जंगल के वो नहीं रह सकता है, और उसके महत्व को समझता भी है, तो उसके लिए कार्य भी करते रहता है। ठीक, वो जंगल से अपना उपयोग की चीज भी प्राप्त करता है, और साथ ही साथ उसके संरक्षण का भी कार्य वो करते रहता है। जैसे देखो आदिवासी सब जब बीज अंकुरन के टाइम आएगा ना, जब बीज अंकुरन वाला मौसम आता है, ठीक, जैसे बरसात के टाइम पे बीज अंकुरन होता है, तो ऐसे समय पर आदिवासी सब जंगल में जाना बंद कर देगा। अपने तो बंद करेगा से करेगा, अपने पालतू जानवर को भी वहां नहीं जाने देगा। पता है क्यों? जानवर या खुद जाएगा तो छोटा सा अंकुरन है, तो पैर से दबा के वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, और वो बड़ा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे समय पर क्या करता है? वो जंगल की ओर न जाता है, जाता है तो सावधानी रख के बरतते हुए जाता है कि नुकसान न पहुंचे। तो ऐसे करके संरक्षण कर रहा है। उसके बाद अब जंगल में है तो शिकार वगैरह ये सब तो करेगा, उसका वही जीवन है। लेकिन जब प्रजनन काल के दौरान समय रहता है वो वाला, तो मादा पशुओं का वो शिकार नहीं करता है। अगर कोई प्रेग्नेंट मादा पशु है तो उसका शिकार नहीं करेगा, या प्रजनन का समय चल रहा है तो उस समय पर उसका शिकार वो नहीं करता है। पुरुष का कर लेगा, मादा के नहीं करेगा। तो एक तरह से उसको बचाने का भी कार्य करता है। तो इस तरह से आदिवासी भी यहाँ पे वो समुदाय है जो वन संरक्षण के लिए कार्य करते रहते हैं। उसके बाद वन संसाधनों का उपयोग वो चक्रीय पद्धति से करते हैं। वो एक तरह से जैसे कैसे झूम के खेती बताएं, तो एक बार यहाँ करेगा, एक बार यहाँ करेगा, एक बार यहाँ किया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ किया। तो ऐसे ऐसे क्या किया, एक बार हम यहाँ किए, फिर एक बार यहाँ, जंगल के अलग अलग हिस्सा में ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, उपयोग करते जाए। पूरा जंगल है, इसी में हम कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ, जब हम यहाँ करके हम यहाँ पहुँचते हैं तब तक यहाँ फिर से क्या होता है? जंगल हो जाता है। और यहाँ से ऐसे घूमने घूमते तक ये बहुत बड़ा जंगल हो जाता है। फिर ये धीरे पीछे पीछे जंगल होते रहता है, आगे आगे बढ़ते रहता है, ऐसे ऐसे। तो वो चक्र द्वारा, कैसे जलीय चक्र है, ये ऊपर से पानी इसी से आते रहता है जाते रहता है पूरा, उसी प्रकार से ये वाला वो चक्रीय पद्धति को अपनाता है। आज इस हिस्से के जंगल में रहेगा तो कुछ दिन बाद इस हिस्से में रहेगा, कुछ दिन इस हिस्से में, इस पीछे वाला विकसित होते रहता है। तो इस पद्धति को अपनाएगा। समय समय पर आवश्यकता के अनुसार वो वृक्षारोपण भी करता है, खुद भी वृक्ष लगाता है, उसका देखभाल भी करता है, और ऐसे करके वो उसको संरक्षण देता है। चिपको आंदोलन तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, इसमें वन के कटाई को रोकने के साथ साथ वहां पे वन लगाने का, पौधा लगाने का भी प्रयास किया गया था, और वनीकरण अभियान भी वहां पे चलाया गया था पूरे समुदाय के द्वारा, यानी नए नए पेड़ भी वहां पे लगाए गए थे। तो ये सारे काम यहाँ पे
ये लोग अलग अलग समुदाय जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे धर्मों में भी वन संरक्षण की बात की गई है। जैसे हम तुम लोगों को पिछले क्लास में बताए हैं कि जब हम पेड़ पौधा को पूजते हैं या जानवर को पूजते हैं तो उसको हमारे देवी देवताओं के साथ जोड़ दिया गया है। पेड़ पौधा को, जैसे नीम के पेड़ है कि कौन किनकर है, वो कौन देवता का? नीम का पेड़ किनका होता है? हाँ बस खाली जय श्री राम करे भर है। इहो ना पता है कि देवी जी के पेड़ केकर पूजा हुआ है, पीपल में केकर पूजा हुआ है? नीम के होता है देवी जी के बांटा हुआ है। पीपल जैसे शनि ग्रह कटवाने शनि देव लगी, ठीक है। बेल के पेड़ है कि उसका बेलपत्र शंकर जी को चाहिए, भांग धतूर शंकर जी को चाहिए, ऐसे करके है। तुलसी हमारे लिए तो औषधि के रूप में भी काम करता है। तो ऐसे करके इसको हम देवी देवता से जब जोड़े तो क्या इन पेड़ों की हम कटाई करेंगे? हम संरक्षण करें कि ना इनमें देवी जी रहते हैं, ये शंकर जी रहते हैं, और उस पेड़ को हम नहीं काटेंगे तो पेड़ का संरक्षण हो रहा है धर्म के नाम पर। अंधविश्वास है लेकिन वो बढ़िया फल दे रहा है, वनों का संरक्षण कर रहा है। हम जानवरों को भी बांध दिए, जैसे बसाहा बैल के बात आता है कि कर गाड़ी है हो तो शंकर जी के, चूहा, मोर, का नाम है? कार्तिक के, ठीक। सबके देखो शेषनाग पर विष्णु जी लेटे हुए हैं, कमल के फूल पर ब्रह्मा जी हैं, हंस पर सरस्वती माँ हैं, उल्लू लक्ष्मी जी भी है ना, इसे बांटा हुआ। अब जब ये सब बांटा हुआ है, कुत्ता भैरव भैया के है, अरे हाथी के तो गणेश जी, तब देखो कितने बेहतरीन तरीके से धर्म के नाम पर अंधविश्वास मान लेते हैं, लेकिन ये सब अंधविश्वास है। धर्म नाम के कोई चीज है, कोई भगवान नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कितना बढ़िया वो काम कर रहा है, संरक्षण दे रहा है। हम उसकी हत्या नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे नियम कानून बना के चाहोगे ना कि हम कर ले तो मुश्किल है, लेकिन वैसे संभव है। हनुमान जी के स्वरूप है, देखो बंदर हनुमान जी हैं। तो इस तरह से हमारे धर्म में क्या किया गया है, अब पेड़ पौधा पशु पक्षी सभी को हमारे देवी देवताओं से जोड़ दिया गया है ताकि हम उसको नुकसान न पहुंचाए। तो संरक्षण तो कर रहे थे धर्म के नाम पर। ऐसे ही हमारा जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, वहां भी इसके लिए काम किया गया है। देखो यहाँ पे जैन और बौद्ध धर्म में भी अहिंसा परमो धर्म माना जाता है कि सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा। जैन धर्म में तो यहाँ तक कि वो सूक्ष्म जीवाणु को भी नहीं मारता है, वो सांस लेगा जैन धर्म वाला सब मास्क लगा के रखता है, क्योंकि ये वायुमंडल में बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु है, ये आप लोग साइंस में पढ़े हैं। तो जब हम ऐसे सांस लिए तो वो सब कहाँ चला गया, नाक से अंदर, और वो अंदर क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, मास्क लगा लेते हैं कि मरे नहीं। इतना लेवल तक अहिंसा परमो धर्मों को मानने वाले, तो जीवों का संरक्षण हो रहा है। बौद्ध धर्म के बारे में कहा गया है कि यहाँ पे इधर गया हो, ऊपर वाला छोटा ले, रुक जाओ अभी इसको पहले क्लियर करते हैं। बौद्ध धर्म में भी महात्मा बुद्ध जो है वो क्या कहे हैं, कब कहे हैं, 427 ईसा पूर्व में ही। इसमें तुम्हें ये वाला कम से कम यहाँ से लेकर के यहाँ तक तुम अंडरलाइन रखना कि अगर कथन पूछ ले कि किसका है तो ये किसका है, गौतम बुद्ध का है, जो 487 ईसा पूर्व में ही कहा था कि पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है। इसको सबसे बढ़िया समझो दानी पेड़ से कि कितना दयालु और कितना उदारपूर्ण जीवधारी है, जीव है, जो सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता है। वो अपने विकास के लिए आपसे कुछ नहीं मांगेगा, लेकिन अपने पूरे जीवन में वो आपको कुछ न कुछ देता रहेगा। इसलिए पेड़ को सबसे बड़ा दानी कहा जाता है। इस सृष्टि में सबसे बड़ा कोई दानी है तो पेड़। आपके मरते वक्त भी आपको जलाने के लिए पेड़ की आवश्यकता हो, वो दानी पेड़ में अंत में जब पेड़ के पास कुछ नहीं रहता है तो अपना ठुट्ठी देता है उस बूढ़े व्यक्ति को बैठने के लिए। तो वो लेखक दिखाया है एक पेड़ का महत्व कि हमारे जीवन में कितना होता है। ठीक, हम भले ही उस पर कुल्हाड़ी चलाते हैं, लेकिन जब पसीना निकलती है, धूप लगती है, तो फिर उसी के छाए में हम बैठते भी हैं। इतना ये दयालु होता है पेड़। आप उसको काट रहे फिर भी वो आपको छाया दे रही। तो ये कौन बोला ये सारी बातें, गौतम बुद्ध। लेकिन अगर पूछेगा तो बस यहाँ से, ताकि लंबा ना इतना बड़ा बनेगा, ये कथन किसका है, तो किनका है, गौतम बुद्ध के। ठीक,
पीछे थोड़ा सा छूट गया ये वाला, देखिए टेहरी किसानों के बीच भूमि बचाओ आंदोलन में भी ये दिखाया है कि हम बिना रसायन के प्रयोग किए हुए भी हम अलग अलग फसल के बढ़िया तरीके से उपजा सकते हैं और हमारे लिए लाभकारी भी हो सकता है। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ रसायन के दम पे ही खेती करते हैं। असल में वो जहर आप कीटाणु को नहीं दे रहे हैं, उसका सेवन आप खुद भी करिएगा, क्योंकि वो जहर जब आप छीटे तो पेड़ के भी अंदर वो गया, जो फसल आप खाते हैं उसके भी अंदर गया, और एक दिन वो फसल आप ही खाइएगा तो वो आपके अंदर भी गया, ठीक। प्लस में वो मिट्टी को एकदम बर्बाद कर देगा, एकदम बेकार। रासायनिक खाद जो शुरुआत में खूब फसल देता है, खूब उपज देता है, लेकिन अंततः वो विनाश कर देता है मिट्टी का, पूरा खत्म। और अगर हमें पूरे तरह से जो हम लोग के गोबर ये सब डाल के कैसे खेती करते हैं, तो क्या कहते हैं, कार्बनिक खेती है, कार्बनिक, ये रासायनिक वो कार्बनिक, वो अगर खेती आप करते हैं ऑर्गेनिक खेती, तो उसमें आपको क्या होगा, फसल कम उत्पादन होगा लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ेगा, क्योंकि उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति मजबूत होती है। लेकिन आज के टाइम पे हम लोगों को रसायनों का इतना लत लग चुका है ना कि छुड़ाना मुश्किल है। कोई बिना रसायन के कोई भी किसान खेती करवे नहीं करता है, सब उसी के दम पे चल रहा है। अब धान की सोहनी नहीं होता है, जब पहले होता था ना, हमको याद है, अब पानी भी उतना नहीं रहता हम लोग की तरफ, पहले तो पूरा पानी भरा रहता था, खेत जोत के 2-3 दिन तक छोड़ दिया जाता था। 2-3 दिन छोड़ने से जो भी उसमें घास होता था वो सड़ जाता था, उसके बाद फिर से एक बार जोता जाता था उसको, और सड़ गया तो खाद के ही काम करता था। अंततः सड़ने के बाद वो सड़ गल के फिर थी बनेगा, उर्वरा के ही काम करेगा वो, ठीक, काम करता था खाद के। और सोहनी होती थी, ठीक, एक गो घास अगर फिर हो जाता था उसको निकाला जाता था। लेकिन आजकल सब चीज के लिए, पहले कीड़ा ये सब लगता था तो हम लोग के खेत में मेंढक ये सब रहता था जो उसको खा जाता था। पक्षी होती थी, जब खेत जुतैया करो उसी टाइम से चूहा चुटी सब जो भी है उस सबको पकड़ के क्या करता था, सब पक्षी खा जाती थी। लेकिन आज कुछ नहीं है, आज हम लोग की तरफ बगुला देखने को नहीं मिलता है। छुटपन में हम थे इतना छोटा तो दिखने को मिलता था, एक और होता था उसी के प्रजाति के बड़ा बड़ा, ठीक, वो घेंगा घोंगा ये सब होता है ना, उसको खाता था फोड़ फोड़ के। तो वो सब अब पक्षी यहाँ कहाँ रहता है, कौवा ये सब तो हम लोग को देखने को मिल नहीं रहा है, सबको तो हम विलुप्त करने पर पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम अपनाएं तो हम बिना रासायनिक खाद के प्रयोग किए हुए भी हम बेहतर खेती कर सकते हैं। और पहले के पूरा अर्थव्यवस्था किस पे डिपेंड था, कृषि पर, और तब इतना रसायन का प्रयोग नहीं होता था, वो कार्बनिक खेती करके ही इतना मजबूत थे। मगध इतना जो तुम्हारा मजबूत था उसका मुख्य कारण था कि यहाँ कृषि बहुत बेहतर था, और कृषि बेहतर होने का वजह था कि यहाँ पे मिट्टी भी उपजाऊ था और लोहे की खोज हो गई थी, यहाँ पे लोहा बहुत ज्यादा मात्रा में था। लेकिन कृषि का बहुत बड़ा भूमिका रहा है, पुराने समय में जो भी राजा रहा है कृषि उसका रीढ़ रहा है साम्राज्य का, वही उसके आय का मेन स्रोत था, ठीक। लेकिन आजकल थोड़ा बदल गया है तो नुकसानदेह हो गया है। उड़ीसा में 1988 में संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव लाया गया है, उसके तहत यहाँ पे वन को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे हम बताएं भूमि निम्नीकरण के कारण क्या है, उड़ीसा में वनोन्मूलन, वन की कटाई के कारण वहाँ पे भूमि निम्नीकरण हुआ है, तो उसको बचाने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे की जा रही है, समझ गए। अब आइए यहाँ पे कि वन जीव के लिए, ये तो हुआ सामुदायिक काम। ये जो समस्या है, जो हम लोग के वन के या वन जीव के विलुप्त होने की जो समस्या है, वो सिर्फ हमारे देश की नहीं है, एक समुदाय की नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व की समस्या है, और पूरा विश्व के लिए ये एक चिंता की विषय है। इसलिए इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और राष्ट्रीय लेवल पर, राज्य के लेवल पर, हर लेवल पे, हर स्तर पे नियमों कानूनों को बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे बताया गया है कि वन जीव के संरक्षण के कानूनी प्रावधानों को हम लोग मुख्य रूप से 2 भाग में बांट सकते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय नियम और एक राष्ट्रीय नियम। अंतर्राष्ट्रीय किसको कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक देश एक साथ मिलकर कोई नियम बनाते हैं तो उसको क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नियम। कम से कम 2 देश होने चाहिए, अगर सिर्फ एक देश अपने लिए बना रहा है तो वह राष्ट्रीय, जब 2 देश मिलकर बना रहा है या 2 से अधिक देश मिलकर बना रहा है तो हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय। तो यहाँ पे
अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्राकृतिक संरक्षण के लिए हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुमको अफ्रीकी कन्वेंशन पूछा जाएगा कि अफ्रीकी कन्वेंशन कब हुआ था, तो 1968 में। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए यहाँ पे वेटलैंड्स कन्वेंशन हुआ कब, 1971 में। विश्व प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण एवं रक्षा अधिनियम आया कब, 1972 में। उन सबको बचाने के लिए कि जो भी प्राकृतिक चीज है उसको बचाइए, जो सांस्कृतिक धरोहर है उनको संरक्षण देना है, उसकी रक्षा करना है। तो ये सब नियम बना करके हम क्या कर रहे हैं, इन सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों द्वारा हम वन को, वन जीव को, या हमारे जो प्राचीन के जो पुरातन धरोहर हैं उसको भी हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब कितना कर रहे हैं ये हम नहीं कह सकते हैं। आगे देखिए, इसके अलावा ये भी तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बउआ। पूछा जाता है कि संविधान की धाराएं किससे संबंधित है, तो वन और वन्य जीव के संरक्षण से, ठीक। तो उसके तहत अनुच्छेद 47, 48 और 51A के जी में वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के बात की गई है। तो ये आपको यहाँ नियम के नियम में लिखा गया है, ठीक, ये नियम है यहाँ। तो ये याद रखना, वन्य जीव और प्राकृतिक जो भी संसाधन है या वन्य जीव का जो संरक्षण की बात है वो कहाँ किया गया है, संविधान के धारा 21 में। दो तरह से पूछता है, एक वो में नियम है वैसे लिखा गया है। देखो यहाँ पे कोई से मिस्टेक हो सकता है, लिखे वाला तो कोई व्यक्ति है ना, छोटा मोटा मिस्टेक किसी से भी हो सकता है। अब वो आधार पर किसी में कमियां निकालना गलत बात, कौन गलती ना करता है। देखिए यहाँ पे तो संविधान के धारा 21 पूछेगा कि इनमें क्या है, तो आपको बता देना है कि उसमें क्या है, वन्य जीव और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की बात। या पूछेगा कि वन्य जीव और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की बात किस धारा में की गई थी, संविधान के धारा 21 में। अनुच्छेद मतलब आर्टिकल हमने के संविधान में। अब कैसे तू पढ़ता है तो एक को नंबरिंग देता है ना कि पहला, दूसरा, उसी प्रकार ये नियम है कि पहला नियम तो अनुच्छेद 1, दूसरा नियम तो अनुच्छेद 2, ऐसे करके हमारे संविधान में जो मूल संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद हैं। फिर उन अनुच्छेदों में भी देखो यहाँ पे अनुच्छेद 47, 48 है। संविधान के धारा 21 के अंतर्गत अनुच्छेद, अब उसमें अब इसको बिल्कुल तुम कैसे समझ में, तो कैसे क्लास है ये, वो किताब है ना ज्योग्राफी के, तो किताब में पहले ऐसे करके दिया हुआ है तुमको यहाँ पे पूरा कि पहला में आपको पढ़ना है संसाधन, ऐसे पढ़ना है ना, फिर संसाधन पढ़ना है एक करके प्राकृतिक संसाधन, जैव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन पढ़ा, फिर जल संसाधन पढ़ा, फिर भूमि संसाधन, फिर वन संसाधन, फिर खनिज, फिर शक्ति, ऐसे पढ़ेंगे 5 गो। उसमें भी देखो तुम जब संसाधन को पढ़ रहा था, पहला में पढ़ा संसाधन, फिर पढ़ा तुम यहाँ पे जल संसाधन, मान लो पहले तो भूमि मिट्टी पढ़े थे या जल पढ़ा, तो जल पढ़ा, फिर मान लो तो भूमि पढ़ा, तो भूमि में फिर 6 गो प्रकारों कर पढ़ा, तो फिर ओकरा में यहाँ पे 1 2 करके हुआ। संविधान ऐसी ही है, समझ गए। एक किताब है, किताब में फिर अनुच्छेद, धारा, आर्टिकल, फिर अनुच्छेदों में अनुच्छेद है। देखो ये अनुच्छेद 51 के अनुच्छेद ए के अनुच्छेद जी में ऐसे करके बांटा हुआ है, समझ गया। लेकिन तुमको मुख्य रूप से बस ये याद रखना है, संविधान के धारा 21 वन्य जीव और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है, बात खत्म, समझ गए। आगे देखिए, आज तक खत्म कर देना है। 1952 में, ये भी तुम लोग एकदम अंडरलाइन कर लो, MVVI है ऑब्जेक्टिव के लिए। 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया था, जिसके तहत यहाँ पे जीवों को संरक्षण के प्रति सरकार थोड़ा और सख्ती से पेश आया और उसको बचाने का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत राज्य स्तर पे भी, यानी जो हम लोग के प्रांत है बिहार है, वैसे राज्यों के स्तर पे भी वन्य जीव बोर्ड गठन करने का निर्देश दिया गया कि राज्य भी अपना ये काम करे। देश तो कर ही रहा है, केंद्र तो कर ही रहा है, राज्य सरकार भी इस पे काम करे। फिर ये लिख लीजिए वन्य जीव सुरक्षा एक्ट 1972, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, पीछे जो बताए हुए हैं, ठीक। फिर 1973, 1991, ये सब कुछ नियम है जिसके तहत बदलाव कर करके नियम में और 25 जानवर के शिकार को प्रतिबंध किया गया है। देखिए
नियमावली वन्य जीव सुरक्षा एक्ट 1972, नियमावली 1973 एवं संशोधित एक्ट 1991 के अंतर्गत अगर कोई आपके सामने पक्षी या शिकार जानवर के शिकार कर रहा है तो आप बोलिए यही बात, वन्य जीव सुरक्षा एक्ट 1972 या कहो तुम 1991 के अंतर्गत किसी भी जानवर के या पक्षी का शिकार करना गैर कानूनी है, करिएगा तो आपको जेल हो सकती है। जो कितना दिन के, वो तो आपके शिकार पे न डिपेंड करेगा। ये तो जज को भी नहीं पता रहता है कि मौत के सजा हम कौन सी देंगे। जरूरी थोड़े, मान लो ये वो तुमको हम मार दिए, अभी लिए काम खत्म, नेट टिप दिए, बटन स्विच ऑफ, तुम मर गई तो उसमें भी हमको सजा मिलेगी। आ एगो ओकरा धरे रधिकवा के वहां से हथौड़ी या पिलास ले आए, ऐसा कर एकदम बुकनी कर दिए, मतलब एकदम तरपा तरपा के उसको मारे, चमड़ू उधेर उधेर। क्या दोनों के लिए सजा हमको समान मिलेगी? दोनों में तो मौत हुई है, एक में सिंपल मारा गया है, एक में बहुत दर्दनाक मौत दिया गया है, तो सजा भी आपको उसी अनुसार मिलेगा। ठीक, चोरी करने का मतलब ये नहीं है कि मान लो हम 100 रुपया चुराए हैं और कोई पूरा बैंक लूट लिया है तो दोनों के बराबर सजा मिलेगा। अब बैंक में हम मान लो 10,000 चुराए हैं, कोई 10 करोड़ चुरा लिया, बराबर मिलेगा? वो डिपेंड करता है आपका जुर्म जो है। ठीक है, चोरी है तो चोरी में कैसा चोरी है उस पर डिपेंड करेगा। हत्या की है तो आपकी हत्या किस प्रकार की है उस पर मिलेगा आपको सजा, ठीक ना। आगे देखो, वन के संरक्षण के लिए बनाया गया वन संरक्षण एक्ट 1980 और नियमावली 1981 के भी कानूनी प्रावधान बड़े प्रभावशाली हैं। जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी यहाँ पे स्थानीय लेवल पर, प्रखंड लेवल पर, जिला लेवल पर और राज्य लेवल पर कमेटी बनाया गया है जो इस सबके संरक्षण का कार्य करता है। अब कितना करता है हमारे गाँव में तो न दिखा है, हमारे ब्लॉक में न दिखा है, प्रखंड में, अब जिला में होगा तो वो हमारा न दिखा है, जिला वाला यहाँ थोड़े आएगा, लेकिन ग्रामीण स्तर पर जो कराया प्रखंड वो तो हमको ना दिखा है ना। तो दिखा है ना, हमको ना दिखा है। नियम बन रहा है, माना थोड़े जाता है। तो ऐसे करके यहाँ पे किया गया है, राज्य से कहा गया है कि प्रत्येक राज्य क्या करे, इस चीज पे ध्यान रखे और राज्य स्तर पर जानवर और पक्षी को अपना राष्ट्रीय राजकीय पशु पक्षी घोषित करे ताकि उसकी हत्या न हो, उसका शिकार न हो। और देश ने ऐसा किया भी है। हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? बाघ है, ठीक। और मोर जो है वो काची है? राष्ट्रीय पक्षी है। ये दोनों तरह इम्पोर्टेंट है। मोर को मयूर लिखा हुआ है, कंफ्यूज न होना। पिछला साल के पिछला साल वाला 23 के बैच वाला मयूर मतलब समझ ही नहीं रहा था सर कि मयूर कुछ होता है। पता सब कहे कि राष्ट्रीय पक्षी मोर है, लेकिन मोर है ये नहीं, ऑप्शन में मयूर है। यहाँ टेस्ट ले रहे थे तब वीकली वाला, अब मार दे रहा है तोता मैना कुछों में। फिर उसको था ना कि मयूर संस्कृत का वर्ड है, मोर हिंदी है, समझ गई। तो मयूर हमारा क्या है? राष्ट्रीय पक्षी। और ये हमारा ऐसे वृक्ष सब कुछ है। फिर राज्य के स्तर पे भी हमारा घोषित किया गया है ताकि उसको सुरक्षित किया जाए। अब है यहाँ पे, ये कहाँ से रह गया है देख, बतियाइत लिखबे तो ये होता हो, ये देख कहाँ वाला आयल है, ये हटाने के लिए हमको याद नहीं रहा। हमको पढ़ाना यहाँ पे पता है कौची? पादप और जंतु के बारे में। हम देखो हेडिंग का दिए हुए हैं, समुदाय और वन संसाधन, जो कि पीछे हेडिंग था वो हटाए नहीं, उसी पर हम टाइप करते चले गए। ताकि आधा ध्यान तो दांत निपुड़ी में था, आधा ना 90%, 10% काम पर ध्यान था। तो ये सब लाजमी है गलती होना। आगे देखिए, तो यहाँ पे प्राकृतिक अधिवासी वातावरण में विकसित होने वाले पौधों और जंतुओं को वन्य जीव कहते हैं। अगर पूछा जाए वन्य जीव किसे कहते हैं तो यही आपका वन्य जीव के डेफिनेशन है। और इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक होता है पादप फ्लोरा यानी पेड़ पौधा, और दूसरा होता है हम लोग के जंतु जिसको फ्यूना कहते हैं, ठीक। तो ऐसे करके इसको हम बांटते हैं। ये सभी हमारे जैव मंडल के अंग हैं। जो हमारा जैव मंडल बनता है, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, ये तीनों को मिला के जैव मंडल के निर्माण होता है। तो उसका ये हिस्सा है। और ये हमारे पृथ्वी का एक अमूल्य धरोहर, प्रकृति का द्वारा मुफ्त में दिया गया एक गिफ्ट, उपहार जो समझो वो है। वन्य जीव सदियों से हमारे संस्कृति और आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। हमें भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, रेशा चाहिए, खाल चाहिए, आवास चाहिए, इन सब में यही दोनों भूमिका निभाता है, वन और
वन्य जीव। इन सारी चीजों की पूर्ति हमनी के जीवन की आवश्यकता की जो मुख्य आवश्यकता है, जो भी आवश्यकता है वो दो ही जन पूरा कर रहा है, एक पेड़ पौधा और एक जंतु। कोई ऐसा चीज बताओ जो दोनों से संबंधित नहीं है। कुछ चीजें हो सकती है, सब कुछ नहीं। जिंदगी के हमने के 90-95% आवश्यकता की चीज पेड़ पौधा और जीव जंतु ही पूरा करते हैं। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा मतलब कि जीवन को सांस्कृतिक आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला ये दोनों अंग है इसका, वन और वन्य जीव। अगर ये ना हो तो शायद हम भी विकसित न हो। अगर पेड़ पौधा न हो तो भूखे मर जाए। एक हाइट बढ़ावे ला है तो दूध पिए पड़ती ना हो, कम्प्लान ऐसा गेहूं सबसे ही बनता है, कोई असर ना है। अरे डॉक्टर के बेटे का अपना असर करता है। एक पापा का सुई देती ठीक ना हुआ है, दूसरा डॉक्टर भी जाए पड़ा है। क्या कि एक अपन पापा पर भरोसे नहीं कि हमारे पापा हमारा ठीक कर सका है। पूरा गांव का ठीक कर देता तो ये ना ठीक हो भाई हेती गो, चाहे वो करो तो घरे के दवाई से ठीक हो जाए हैं। हाँ पापा सुई देते तो ठीक हो जाती है। पूरा बने कि भट्ठा पर जितना ले बड़ा है पापा से ठीक हो जाए है, ये ना ठीक हुआ है। आगे देखिए, इनकी चहक इनकी महक हमारे जीवन को बहुत ही सुकून देता है। कभी पक्षियों का चहचहाना खेलना, देखो ठंडे के दिन में जब कुतिया बच्चा देती है उसका छोटा छोटा बच्चा खेलते रहता है, कितना मजा आता है देखे में। बगीचा में जाइए कोयल कूक रही है, कितना आनंद देता है। ऐसा मौसम में मोर नाच रहा हो, कितना मजेदार लगता है, सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। तो ये सब हमारे जीवन में स्फूर्ति खुशहाली भी लेकर के आता है। ठीक, प्रकृति का ये श्रृंगार है, पारिस्थितिकी का ये श्रृंगार है, उसकी खूबसूरती है ये। अगर इन चीज को हटा दो तो प्रकृति के पारिस्थितिकी के खूबसूरती ही खत्म हो जाए। ठीक, हाँ आवाज होके। अब भारत में तो हमेशा हम लोग इसको आदर भाव से देखे हैं और हमारे धर्मों में तो इसको पूजने की भी प्रथा है। ठीक, अब देखिए पादप का होता है और उसके बाद फिर हम जंतु देखेंगे, टॉपिक हमारा खत्म हो गया। देखिए पादप के बारे में, पादप मतलब होता है पेड़ पौधा। और हम पीछे तुम लोग को बता दिए कि हमने के देश में लगभग कितना बताए थे, ये दो भुला गए, देखो तो पीछे 85,000 था पेड़ पौधा, 47,000 पेड़ पौधा है, जीव जंतु है ना। देखो ना कहाँ है, हमें भुलाएंगे। 81,000 वन्य प्राणी, 47,000 वनस्पति है। हमारे देश में इतना हमारे देश में पेड़ पौधा के प्रजाति है कि नीम के पेड़ है, शीशम के है, ये घास फूस सब मिला के कितना, इतना 9th में पढ़ाए थे। और 81 था कि 85 था 9th में, जितना रहे। यहाँ बुक में तुमको 81 है कि इतना जंतु के प्रजाति है अलग अलग, जिसका में जलीय जीव भी शामिल है। ठीक, हमारे देश में जलवायु जो है वो अलग अलग है। 3 महीना ठंडा, 4 महीना ठंडा, 4 महीना गर्मी और 4 महीने बरसात, यानी तीनों ऋतु हमारे यहाँ पाया जाता है। और इस वजह से हमारे देश में हर प्रकार के पेड़ पौधा भी पाया जाता है, क्योंकि तीनों के वातावरण जो है, कुछ पेड़ पौधे जो सिर्फ गर्म जगह पे होते हैं, कुछ जो ठंडे जगह पे, कुछ बरसाती जगह पे जहाँ पे मानसून समान हो। हमने के देश में तीनों जगह है। राजस्थान में चले जाओ तो गर्म है, जम्मू कश्मीर में चले जाओ तो ठंडी है, हम लोग के तरफ नॉर्मल चलते रहता है तीनों। इसलिए हमारे देश में हर तरह के वनस्पति पाए जाते हैं लगभग। ठीक, और इन वनस्पतियों को हम अलग अलग 8 भाग में बांटते हैं। पहला हम लोग को पश्चिमी हिमालय के वनस्पति क्षेत्र, जेकरा में कश्मीर वाला क्षेत्र आता है। यहाँ पे लंबा लंबा पेड़ होगा तुमको, ये बड़ा बड़ा, सबके पत्ता रहेगा पतला पतला नुकीला, नीचे में है। हाँ, जैसे अशोक के पेड़ जिसको हम लोग कहते हैं, देखी है? अरे क्रिसमस वाला पेड़ ना देखी है, ऐसे रहता है, उसका पत्ता देखिए कैसे रहता है, नीचे की ओर ऐसे। वो पेड़ मुख्य रूप से पाया जाता है जम्मू कश्मीर में, और उसका पत्ता ऐसे इसलिए रहता है कि बर्फ जब गिरे तो वहां टिके नहीं, क्या हो जाए, नीचे गिर जाए। तो इस तरह के पेड़ वहां पे पाए जाते हैं। इन पेड़ों की ऊंचाई जो है वो लगभग 4700 मीटर होती है। समझ गई? मतलब आधा किलोमीटर लंबा पेड़,
4750 मीटर तक इसके ऊंचाई होता है। नहीं, एक मिनट, गलती, तभी तो हम कंफ्यूज हैं, हम उल्टी बोल दिए। वो तभी हम कहें कि इतना बड़का पेड़ कहाँ से होती, पेड़ खूब जाएगा तो 100-150 मीटर जाएगा। इतना ऊंचाई वाला पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में जो इलाका है ना, 4,000-5,000 मीटर ऊंचा, होगा ना, हो कंफ्यूज ना हो जाए, पहले समझ ले बढ़िया से। ये 4,000-5,000 मीटर ऊंचा जो पहाड़ी इलाका है ना, वहाँ पे अल्पाइन वन जैसन पाया जाता है। ये सब वन देखने को मिलता है। वहाँ पे वन्य जीव भी देखने को मिलते हैं। जम्मू कश्मीर के जीव थोड़ा सा हमारे तरफ से अलग होते हैं। अब बर्फ वाला सांप, बर्फ वाला भालू, ये सब जो होता है वो हम लोग से अलग होता है, क्योंकि वो वहाँ के वातावरण के अनुसार पाया जाता है। समझ गई? सब उजरा कैसे पाया जाएगा? ये पागल है, मैंने वहाँ उजरा, सब उजरा पाया जाएगा। तू इंसान है? ये सामान से एक दिन पहले मुर्गा खाए वाले आदमी कहते कि हम इंसान हैं, तो ये बकरी खेले हल है तो वो क्या कर लो, सुअर। तोरा कैसे पता? इनवाइट के लिए हेलो, आगे देखो, इधर देखो, बस 10 मिनट और। अभी क्लास नंबर कितना और ये अभी इतना क्लास नंबर बाकी है, 20 मिनट बिगड़ल है। देख, एक सेकंड पर चली थी, एक 4 गो पेज देखो आराम से। ये मेन है पूर्वी हिमालय वनस्पति, दूसरा वाला। यहाँ पे वो छोटी बेटा फूल वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन बताएं 8 क्लास में, जो हमेशा हरा भरा दिखता है उसको क्या कहते हैं? सदाबहार। अब ये दिक्कत ये है कि बिहार के हमने के पता है वन के मामले में नगण्य है। क्या % है? 7%। तो ये सब पेड़ जो है हम लोग ना देखे हैं। हाँ, पेड़ के नाम पे यहाँ पे झाड़ी बच गया है। तो ये जो बड़े बड़े पेड़ है हम लोग ना देखे हैं, तो हमने के ना पता ही क्या होता है। हाँ, आगे देखिए, असम के वनस्पतिक क्षेत्र तीसरा भाग है। ये ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी के बीच वाले क्षेत्र को हम असम वनस्पतिक क्षेत्र कहते हैं। ये यहाँ पे सदाबहार यहाँ भी मिलता है, और बीच बीच में घना बांस भी मिलता है, और घास के वही झाड़ी सब भी मिल जाता है, यानी बड़े बड़े पेड़ भी मिलते हैं। और एक बात और याद रखना है, ये तुम लोग के बायोलॉजी में काम करेगा। जो बांस है वो पेड़ में नहीं आता है, झाड़ी में आता है। लंबा लंबा रहता है ना, देखता है कि झूठ झलासी जिसमें रहता है घने घने। शायद 11-12 में वो कर जरूरत पड़ेगा, फिलहाल हमको लगता है कि ना जरूरत है। आगे देखिए, सिंधु मैदान का वनस्पतिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में पंजाब, राजस्थान के पश्चिमी इलाका, उत्तरी गुजरात के मैदान शामिल है। अब यहाँ से मिलेगा बबूल के पेड़ हमने देखे हैं, देख लेना है। नागफनी देखे हैं, ये दूगो हमारा ना पता ही का है, ये हमारे तरफ नहीं पाया जाता है। ना होगा तो किसी और नाम से होगा। तो ये सब पाए जाते हैं, और उतना इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए नहीं है। गंगा की मैदानी वनस्पतिक क्षेत्र, जगह में अरावली से लेकर बंगाल उड़ीसा के बीच के क्षेत्र आते हैं। ठीक, अब ये क्षेत्र कृषि प्रधान है, तो यहाँ पे वन बहुत कम मिलेगा। जहाँ तहाँ बांस, साल, तेंदू, खैर, तार, सागवान, यही सब तुमको मिल जाएगा देखने को। ठीक, आगे देखिए, दक्षिण का पठारी वनस्पतिक क्षेत्र। इसमें पूरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र सम्मिलित किया गया है। यहाँ पतझड़ वाले वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के जंगली झाड़ियाँ भी देखने को मिलती है। तो उतना हम बस एक बार पढ़ लेना है, कोई खास एग्जाम की दृष्टि से है नहीं। खूब तो याद रखना है कि 8 भाग में कौन कौन बढ़ता है। उसके बाद मलाबार के वनस्पतिक क्षेत्र, इसके तहत पश्चिम के जो तटीय इलाका है हम लोग के, ये है ना ऐसे, तो इधर वाला इलाका ये आता है। और यहाँ पे मसाला, सुपारी, नारियल, रबर, ये सब के खेती, साथ ही साथ काजू, चाय, कॉफी के खेती किया जाता है। मसाला ना समझ रहा है? अरे मसाला जो घरे रोज यूज करता है, हाँ, मिर्च हो गया, जीरा हो गया, कुछ भैया धनिया में धनिया तो सगड़े बड़ा है, मतलब मसालों की खेती यहाँ पे की जाती है। तो ये सब यहाँ पे होता है। उसके बाद देखे तुमको अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र,
जहाँ पे सदाबहार और अर्ध सदाबहार और समुद्री तटीय जंगल की प्रमुखता ये सब पाए जाते हैं, यही मुख्य रूप से है। देखो 47,000 पेड़ पौधे हमारे देश में पाए जाते हैं अलग अलग प्रजाति के, जिसमें से यहाँ पे 15,000 प्रजातियां वाहिनी वनस्पति के अंतर्गत है। इनमें से 35% प्रजातियां देसी हैं जो कि विश्व में और कहीं नहीं पाई जाती है। 47,000 का 35% निकालो, जितना आएगा ना उतना सिर्फ और सिर्फ वो भारत में पाया जाता है और किसी देश के क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। भारतीय पेड़ पौधा है वो लोग। तो ये हमने के विविधता है पेड़ पौधा को लेकर के। अब आइए जंतु के, थोड़ा सा है खत्म हो गया। जंतु के बारे में बात करोगे तो जंतु को लेकर के भी हमारे देश में बहुत विविधता है। लगभग यहाँ पे देखो हम 85 बोल रहे थे, यहाँ देखो कितना दिया हुआ है 89,451 प्रकार के प्रजाति यहाँ पे जीव जंतु के पाया जाता है। इसमें जलीय जीव, स्थानीय जीव, स्थल पे जो रहने वाले सब शामिल हैं। ठीक, एक मेंढक से लेके कीट पतंग से लेके पूरा हाथी और जिराफ तक सब इसमें शामिल है। कहाँ? हाँ, अब देखो इधर आगे तो इतना पाया जाता है। इसको अलग अलग भाग में बांटा गया, ये सब उसके भाग हैं। इसमें कितनी प्रजाति आता है, इसमें कौन आता है, इसमें कौन आता है, सब प्रजाति बांटल है। बाकी उतना खास नहीं है। ये देखो इसमें तुम लोग मछली में देखना इतना प्रकार के मछली के खाली प्रजाति है। ठीक, उभयचर जानते हो जो तीनों जगह पे रहता है, जमीन के अंदर भी, जमीन के ऊपर भी और पानी में भी। तो ऐसा प्रजाति इतना सारा है, लेकिन हम लोग 2-4 के ही नाम जानते हैं। सरीसृप जो रेंग के चलता है, पक्षी इतना में आ गया, स्तनपायी जीव इतना सब प्रजाति है। अभी सब अलग अलग है, अब उन सबके नाम हमहू न सुने हैं। ठीक, अभयचर मतलब तीनों जगह पर जो रहता है। जैसे मेंढक है, मेंढक जमीन के ऊपर भी रह लेगा, जमीन के तर्रे भी रह लेगा और पानी में भी रह लेगा। क्लियर? तो इस तरह से देखिए तो ये इतना प्रजाति है, लेकिन उसमें से कई सारे प्रजाति लुप्त होने के कगार पे पहुंच चुके हैं। ठीक, और अगर इसके संरक्षण के लिए सरकार कदम नहीं उठाएगा तो और हो जाएगा। इसलिए सरकार ने इसके लिए कदम भी उठाई है और यहाँ पे 89 को इसके लिए उद्यान, 400 वन्य प्राणी उद्यान का विकास किया गया है और लगभग इतना वर्ग क्षेत्रफल को यहाँ पे इसमें शामिल किया गया है ताकि उन जीवों को क्या किया जाए, संरक्षित किया जाए। ये था आज के तुम्हारे चैप्टर में। कल हम लोग जो पढ़ेंगे वो है जैव विविधता। जैव विविधता के शॉर्ट रूप में समझ लो कि जीवों का अलग अलग रूप को जब एक साथ हम देखते हैं तो क्या होता है, जैव विविधता होता है। विविध मतलब अलग अलग, जैव मतलब जीव, पेड़ पौधा है सबको। तो कल हम लोग करके इसको खत्म, समझ गए? आज की क्लास आपको यहीं पे खत्म की जाती है।